लाइव इंडिया 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी दो सखियां। एक सहेली ने अपनी सखी को पत्र लिखा। प्यारी बहन, जब से यहाँ आई हूँ तुम्हारी याद सताती रहती है। काश तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ चली आती तो कितनी बहार रहती। मैं तुम्हें अपने विनोद से मिलाती। क्या यह संभव नहीं है? तुम्हारे माता पिता क्या तुम्हें इतनी आज़ादी भी न देंगे? मुझे तो आश्चर्य ही कि बेड़ियां पहनकर तुम कैसे रह सकती हो। अब मैं तो इस तरह घंटे भर भी नहीं रह सकती। ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि मेरे पिताजी पुरानी लकीर पीटने वालों में नहीं, और वह उन नवीन आदर्शों के भक्त हैं जिन्होंने नारी जीवन को स्वर्ग बना दिया है। नहीं तो मैं कहीं की न रहती। विनोद हाल ही में इंग्लैंड से डीफिल होकर लौटे हैं और जीवन यात्रा आरंभ करने से पहले एक बार संसार यात्रा करना चाहते हैं। यूरोप का अधिकांश भाग तो वह देख चुके हैं, पर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया की सैर किए बिना उन्हें चैन नहीं। मध्य एशिया और चीन का तो यह विशेष रूप से अध्ययन करना चाहते हैं। यूरोपियन यात्री जिन बातों की मीमांसा न कर सके उन्हीं पर प्रकाश डालना उनका ध्येय है। सच कहती हूँ, चंदा ऐसा साहसी, ऐसा निर्भीक, ऐसा आदर्शवादी पुरुष मैंने कभी नहीं देखा था। मैं तो उनकी बातें सुनकर चकित हो जाती हूँ। ऐसा कोई विषय नहीं है जिसका उन्हें पूरा ज्ञान ना हो, जिसकी वह आलोचना न कर सकते हो। और यह केवल किताबी आलोचना नहीं होती, इसमें मौलिकता और नवीनता होती है। स्वतंत्रता के तो वह अनन्य उपासक हैं। ऐसे पुरुष की पत्नी बनकर ऐसी कौन सी स्त्री है जो अपने सौभाग्य पर गर्व ना करे। बहन, तुमसे क्या कहूँ, प्रातःकाल उन्हें अपने बंगले की ओर आते देखकर मेरे चित्त की क्या दशा हो जाती है। यह उन पर न्यौछावर होने के लिए विकल हो जाता है। यह मेरी आत्मा में बस गए हैं। अपने पुरुष की मैंने मन में जो कल्पना की थी उससे और उसमें बाल बराबर भी अंतर नहीं। मुझे रात दिन यही भय लगा रहता है कि कहीं मुझ में उन्हें कोई त्रुटि ना मिल जाए, और जिन विषयों में से उन्हें रुचि है उनका अध्ययन आधी रात तक बैठी किया करती हूँ। ऐसा परिश्रम मैंने कभी ना किया था। आईने कंघी से मुझे कभी इतना प्रेम ना था। सुभाषितों को मैंने कभी इतने चाव से कंठ न किया था। अगर इतना सब कुछ करने पर भी मैं उनका हृदय ना पा सकी तो बहन, मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा, मेरा हृदय फट जाएगा और संसार मेरे लिए सूना हो जाएगा। कदाचित प्रेम के साथ ही मन में ईर्ष्या का भाव भी उदय हो जाता है। उन्हें मेरे बंगले की ओर आते हुए देख जब मेरी पड़ोसन कुसुम अपने बरामदे में आकर खड़ी हो जाती है तो मेरा ऐसा जी चाहता है कि उसकी आंखें ज्योतिहीन हो जाएं। कल तो अनर्थ ही हो गया। विनोद ने उसे देखते ही हैंड उतार दी और मुस्कुराए। वह उल्टा भी खीसें निकालने लगी। ईश्वर सारी विपत्तियां दे पर मिथ्याभिमान ना दे। चुड़ैलों की सी तो अपनी सूरत है, पर अपने को अप्सरा समझती है। आप कविता करती है और कई पत्रिकाओं में उसकी कविताएं छप भी गई हैं, बस आप ज़मीन पर पाँव नहीं रखती। सच कहती हूँ, थोड़ी देर के लिए विनोद पर से मेरी श्रद्धा उठ गई। ऐसा आवेश होता था कि चलकर कुसुम का मुँह नोच लूँ। खैरियत हुई कि दोनों में बातचीत न हुई, पर विनोद आकर बैठे तो आध घंटे तक मैं उनसे ना बोल सकी। जैसे उनके शब्दों में वह जादू ही ना था, वाणी में वह रस ही ना था। तब से अब तक मेरे चित्त की व्याग्रता शांत नहीं हुई और रात भर मुझे नींद नहीं आई। वही दृश्य आंखों के सामने बार बार आता था। कुसुम को लज्जित करने के लिए कितने मंसूबे बांध चुकी हूँ। चंदा, मुझे आज तक यह नहीं मालूम था कि मेरा मन इतना दुर्बल है। अगर यह वह ना होता कि विनोद मुझे ओछी और हल्की समझेंगे तो मैं उनसे अपने मनोभावों को स्पष्ट कह देती। मैं संपूर्णतः उनकी ओर उन्हें संपूर्णतः अपना बनाना चाहती हूँ। मुझे विश्वास है कि संसार का सबसे रूपवान युवक मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे आंख उठाकर न देखूंगी। विनोद के मन में मेरे प्रति यह भाव क्यों नहीं है? चंदा, प्यारी बहन, एक सप्ताह के लिए आजा।
तुझसे मिलने के लिए मन अधीर हो रहा है। मुझे इस समय तेरी सलाह और सहानुभूति की बड़ी ज़रूरत है। यह मेरे जीवन का सबसे नाजुक समय है। उन्हीं 10-5 दिनों में या तो बारिश हो जाऊंगी या मिट्टी हो जाऊंगी। 7 बज गए और अभी तक बाल नहीं बनाया। विनोद के आने का समय है। अब विदा होती हूँ। कहीं आज फिर अभाग्नि कुसुम अपने बरामदे में न आ खड़ी हो। अभी से दिल कांप रहा है। कल तो यह सोचकर मन को समझाया था कि यूं ही सरल भाव से वह हंस पड़ी होगी। आज भी अगर वही दृश्य सामने आया तो अपनी आसानी से मन को न समझा पाऊंगी। तुम्हारी पद्मा। चंदा ने पत्र लिखा। प्रिय पद्मा, भला युग के बाद तुम्हें मेरी सुधि तो आई। मैंने जो समझा था शायद तुमने परलोक यात्रा कर ली। यह उस निष्ठुरता का दंड ही है जो कुसुम तुम्हें दे रही है। 15 अप्रैल को कॉलेज बंद हुआ और 1 जुलाई को आप खत लिखती हैं। पूरे 2.5 महीने बाद, वह भी कुसुम की कृपा से। जिस कुसुम को तुम कोस रही हो उसे मैं आशीर्वाद दे रही हूँ। वह दारुण दुख की भांति तुम्हारे रास्ते में ना आ खड़ी होती तो तुम्हें क्या मेरी याद आती। खैर, विनोद की तुमने जो तस्वीर खींची वह बहुत ही आकर्षक है और मैं ईश्वर से मना रही हूँ वह दिन जल्द आएगी मैं उनसे बहनोई के नाते मिल सकूं। मगर देखना कहीं सिविल मैरिज ना कर बैठना। विवाह हिंदू पद्धति के अनुसार ही हो। हाँ, तुम्हें अख्तियार है। जो सैकड़ों बेहुदा और व्यर्थ के कपड़े हैं उन्हें निकाल डालो। एक सच्चे विद्वान पंडित को अवश्य बुलाना। इसलिए नहीं कि वह तुमसे बात बात पर टके निकलवाए, बल्कि इसलिए कि वह देखता रहे कि सब कुछ शास्त्र विधि से हो रहा है या नहीं। अच्छा, अब मुझसे पूछो कि इतने दिनों क्यों चुप्पी साधे बैठी रही। मेरे ही खानदान में इन 2.5 महीनों में 5 शादियां हुई। बारातों का तांता लगा रहा। ऐसा शायद ही कोई दिन गया कि 100 मेहमानों से कम रहे हों। और जब बारात आ जाती थी तब तो उनकी संख्या 500 तक पहुंच जाती थी। ये 5 लड़कियां मुझसे छोटी हैं और मेरा बस चलता तो अभी 3-4 साल तक ना बोलती, लेकिन मेरी सुनता कौन है। और विचार करने पर मुझे भी ऐसा मालूम होता है कि माता पिता का लड़कियों के विवाह के लिए जल्दी करना कुछ अनुचित नहीं है। जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं। अगर माता पिता अकाल की मार जाए तो लड़की का विवाह कौन करे। भाइयों का क्या भरोसा। अगर पिता ने काफ़ी दौलत छोड़ी है तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसा साधारणतः होता है पिता ऋण का भार छोड़ गए तो बहन भाइयों पर भार हो जाती है। यह भी अन्य कितने ही हिंदू रस्मों की भांति आर्थिक समस्या है और जब तक हमारी आर्थिक दशा ना सुधरेगी यह रस्म भी ना मिटेगी। अब मेरे बलिदान की बारी है। आज के 15वें दिन यह घर मेरे लिए विदेश हो जाएगा। 2-4 महीने के लिए आऊँगी तो मेहमान की तरह। मेरे विनोद बनारसी हैं, अभी कानून पढ़ रहे हैं। उनके पिता नामी वकील हैं। सुनती हूँ कई गांव हैं, कई मकान हैं, अच्छी मर्यादा है। मैंने अभी तक वर को नहीं देखा। पिताजी ने मुझसे पूछवाया था कि इच्छा हो तो वर को बुला दूं, पर मैंने कह दिया कोई ज़रूरत नहीं। कौन घर में बहू बने है तकदीर की का सौदा। न पिताजी की किसी के मन में बैठ सकते हैं न मैं ही। अगर 2-1 बार देख ही लेती, नहीं मुलाकात ही कर लेती तो क्या हम दोनों एक दूसरे को परख लेते। यह किसी तरह संभव नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा हम एक दूसरे का रंग रूप देख सकते हैं। इस विषय में मुझे विश्वास है कि पिताजी मुझसे कम संयत नहीं है। मेरे दोनों बड़े बहनों सौंदर्य के पुतले न हों पर कोई रमणी उनको घृणा नहीं कर सकती। मेरी बहनें उनके साथ आनंद से जीवन बिता रही हैं, फिर पिताजी मेरे ही साथ क्यों अन्याय करेंगे। यह मैं मानती हूँ कि हमारे समाज में कुछ लोगों का वैवाहिक जीवन सुख कर नहीं है, लेकिन संसार में ऐसा कौन समाज है जिसमें दुखी परिवार ना हो। और फिर हमेशा पुरुषों ही का दोष तो नहीं होता। बहुधा स्त्रियां भी विष की गांठ होती हैं। मैं तो विवाह को सेवा और त्याग का व्रत समझती हूँ और इसी भाव से
उसका अभिवादन करती हूँ। हाँ, मैं तुम्हें विनोद से छीनना तो नहीं चाहती, लेकिन अगर 20 जुलाई तक तुम 2 दिन के लिए आ सको तो मुझे जिला लो। ज्यों-ज्यों इस व्रत का दिन निकट आ रहा है, मुझे एक अज्ञात शंका हो रही है, मगर तुम खुद बीमार हो, मेरी दवा क्या करोगी? ज़रूर आना बहन, तुम्हारी चंदा। पद्मा ने फिर अपनी सहेली को पत्र लिखा। प्यारी चंदा, सैकड़ों बातें लिखनी हैं, किस क्रम में शुरू करूं समझ में नहीं आता। सबसे पहले तुम्हारे विवाह के शुभ अवसर पर ना पहुंच सकने के लिए क्षमा चाहती हूं। मैं आने का निश्चय कर चुकी थी, मैं और प्यारी चंदा के स्वयंवर में ना आऊं, मगर उससे ठीक 3 दिन पहले विनोद ने अपना आत्मसमर्पण करके मुझे ऐसा मुग्ध कर दिया कि फिर मुझे किसी बात की सुधि ना रही। आहा, वे प्रेम के अंत स्थल से निकले हुए ऊष्ण, आवेशमय और कंपित शब्द अभी तक कानों में गूंज रहे। मैं खड़ी थी और विनोद मेरे सामने घुटने टेके हुए प्रेरणा, विनय और आग्रह के पुतले बने बैठे थे। ऐसा अवसर जीवन में एक ही बार आता है, केवल एक बार, मगर उसकी मधुर स्मृति किसी स्वर संगीत की भांति जीवन के तार तार में व्याप्त रहती है। तुम उस आनंद का अनुभव न कर सकोगी। मैं रोने लगी, कह नहीं सकती मन में क्या क्या भाव आए, पर मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। कदाचित यही आनंद की चरम सीमा है। मैं कुछ निराश हो चली थी। 3-4 दिन से विनोद को आते जाते कुसुम से बातें करते देखती थी। कुसुम नित नए आभूषणों से सजी रहती थी, और क्या कहूँ, एक दिन विनोद ने कुसुम की एक कविता मुझे सुनाई और एक एक शब्द पर सिर धुनते रहे। मैं मानती तो हूँ ही, सोचा जब यह उस चुड़ैल पर लट्टू हो रहे हैं तो मुझे क्या गरज पड़ी है कि उनके लिए अपना सिर खपाऊं। दूसरे दिन वह सवेरे आए तो मैंने कहला दिया तबीयत अच्छी नहीं है। जब उन्होंने मुझसे मिलने के लिए आग्रह किया तब विवश होकर मुझे कमरे में आना पड़ा। मन में निश्चय करके आई थी, साफ कह दूंगी अब आप ना आया कीजिए, मैं आपके योग्य नहीं हूँ, मैं कवि नहीं, विदुषी नहीं, सुभाषिणी नहीं। एक पूरी स्पीच मन में उमड़ रही थी, पर कमरे में आई और विनोद के संतृष्ण नेत्र देखे, प्रबल उत्कंठा में कांपते हुआ होंठ। बहन, उस आवेश का चित्रण नहीं कर सकती। विनोद ने मुझे बैठने भी न दिया, मेरे सामने घुटने के बल फर्श पर बैठ गए और उनके आतुर उन्मत्त शब्द मेरे हृदय को तरंगित करने लगे। 1 सप्ताह तैयारियों में कट गया। पापा और मामा फूले न समाते थे, और सबसे प्रसन्नता थी कुसुम, यही कुसुम जिसकी सूरत से मुझे घृणा थी। अब मुझे ज्ञात हुआ कि मैंने उस पर संदेह करके उसके साथ घोर अन्याय किया। उसका हृदय निष्कपट है, उसमें न ईर्ष्या है न तृष्णा, सेवा ही उसके जीवन का मूल तत्व है। मैं नहीं समझती कि उसके बिना ये 7 दिन कैसे कटते। मैं कुछ खोई खोई सी जान पड़ती थी। कुसुम पर मैंने अपना सारा भार छोड़ दिया था। आभूषणों के चुनाव और सजाव, वस्त्रों के रंग और काट छांट के विषय में उसकी सुरुचि विलक्षण है। 8वें दिन जब उसने मुझे दुल्हन बनाया तो मैं अपना रूप देखकर चकित हो गई। मैंने अपने को कभी ऐसी सुंदरी न समझा था। गर्व से मेरी आंखों में नशा सा छा गया था। उसी दिन संध्या समय विनोद और मैं 2 भिन्न जलधाराओं की भांति संगम पर मिलकर अभिन्न हो गए। विहार यात्रा की तैयारियां पहले ही से हो चुकी थीं। प्रातःकाल हम मंसूरी के लिए रवाना हो गए। कुसुम हमें पहुंचाने के लिए स्टेशन तक आई और विदा होते समय बहुत रोई। उसे साथ ले चलना चाहती थी, पर न जाने क्यों वह राजी ना हुई। मंसूरी रमणीक है, उसमें संदेह नहीं। श्याम वर्ण मेघमालाएं पहाड़ियों पर विश्राम कर रही हैं। शीतल पवन आशा तरंगों की भांति चित्त का रंजन कर रही हैं। पर मुझे ऐसा विश्वास है कि विनोद के साथ मैं किसी निर्जन वन में इतने ही सुख से रहती। उन्हें पाकर अब मुझे
किसी वस्तु की लालसा नहीं। बहन, तुम इस आनंदमय जीवन की शायद कल्पना भी न कर सको। सुबह हुई, नाश्ता आया, हम दोनों ने नाश्ता किया, डांडी तैयार है। 9 बजते बजते सैर करने निकल गए। किसी जल प्रपात के किनारे जा बैठे, वहाँ जल प्रवाह का मधुर संगीत सुने रहे हैं, या किसी शिलाखंड पर बैठे मेघों के व्योम किरण देख रहे हैं। 11 बजते बजते लौटे, भोजन तैयार है, भोजन किया। मैं पियानो पर जा बैठी। विनोद को संगीत से प्रेम है, खुद बहुत अच्छा गाते हैं और मैं गाने लगती हूँ तब तो वह झूमने ही लगते हैं। तीसरे पहर हम 1 घंटे के लिए विश्राम करके खेलने या कोई खेल देखने चले जाते हैं। रात को भोजन करने के बाद थिएटर देखते हैं और वहाँ से लौटकर शयन करते हैं। ना सास की घुड़कियाँ, ना नंदों का कानाफूसी, न जेठानियों के ताने। पर इस सुख में भी मुझे कभी कभी एक शंका सी होती है। फूल में कोई कांटा तो नहीं छिपा हुआ है, प्रकाश के पीछे कहीं अंधकार तो नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता, ऐसी शंका क्यों होती है। अरे यह लो 5 बज गए, विनोद तैयार है, आज टेनिस का मैच देखने जाना है। मैं भी जल्दी से तैयार हो जाऊं, शेष बातें फिर लिखूंगी। हाँ, एक बात तो भूल ही जा रही थी, अपने विवाह का समाचार लिखना। पतिदेव कैसे हैं, रंग रूप कैसा है। ससुराल गई या अभी मैके में ही है। ससुराल गई तो वहाँ के अनुभव अवश्य लिखना। तुम्हारी खूब नुमाइश हुई होगी। घर कुटुंब और मोहल्ले की महिलाओं ने घूंघट उठा उठा कर खूब मुँह देखा होगा, खूब परीक्षा हुई होगी। ये सभी बातें विस्तार से लिखना। देखें कब फिर मुलाकात होती है। तुम्हारी पद्मा।